तो चलो बच्चों शुरू करते हैं सिविक्स का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। अक्सर सोचा जाता है एक दिमाग में बात आती है कि पावर को शेयर करना मतलब देश को डिवाइड करना, उसे कमजोर करना है। जैसे इस पिक्चर में लिखा है, शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर। लेकिन क्या ये सच है? क्या पावर शेयर करने से देश सच में कमजोर हो जाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी दो देशों की कहानी से। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले पावर शेयरिंग के सवाल को समझेंगे, फिर बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी सुनेंगे। उसके बाद देखेंगे कि श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म का क्या असर हुआ। फिर बेल्जियम का समझदारी वाला मॉडल स्टडी करेंगे, और आखिर में समझेंगे कि भाई पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। रेडी हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी के दो हीरो से, दो छोटे से देश बेल्जियम और श्रीलंका। स्क्रीन पर देखिए, ये दोनों देश पॉपुलेशन में पता है लगभग हमारे हरियाणा जितने ही हैं, छोटे से हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो दोनों के सामने चैलेंज एक ही था, इतनी डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे करें। पहले ना बेल्जियम को समझो। यहाँ 59% लोग डच बोलते हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं जो वलोनिया रीजन में रहते हैं, और बचे हुए 1% जर्मन बोलते हैं। सिंपल लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में है। पर यहाँ एक ट्रिक है, एक ट्विस्ट है। इनकी जो कैपिटल सिटी है ना, ब्रसल्स, वहां सिचुएशन एकदम उल्टी है। वहां 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% डच। सोचो, पूरे देश में डच स्पीकर ज्यादा हैं, पर कैपिटल में फ्रेंच स्पीकर्स। ये पॉइंट आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे याद रखना। अब चलते हैं श्रीलंका। यहां का एथनिक मिक्स देखो। 74% सिनेहाला स्पीकर्स हैं, जो कि एकदम क्लियर मेजॉरिटी में है, और 18% तमिल स्पीकर्स हैं। बाकी 8% में दूसरी कम्युनिटीज आती हैं। यहां का हिसाब थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, आमने सामने। अच्छा, हम ये जो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ना, डच स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स, इन्हें कहते हैं एथनिक ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा सोशल डिवीजन जो शेयर्ड कल्चर यानी साझी संस्कृति पर बेस्ड हो। ये जरूरी नहीं कि उनका रिलीजन या नेशनैलिटी सेम हो। जैसे बेल्जियम में डच और फ्रेंच स्पीकर्स अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, क्योंकि उनकी कल्चर और लैंग्वेज अलग है। तो दोनों देशों के सामने एक चैलेंज था डाइवर्सिटी मैनेज करने का। तो पहले देखते हैं कि श्रीलंका ने क्या रास्ता चुना। उन्होंने क्या किया? ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुसंख्यकवाद। इसका सीधा सा मतलब है, जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वो जैसे चाहे देश को चला सकती है, माइनॉरिटी की जरूरतों और इच्छाओं को बिल्कुल इग्नोर करके। बेसिकली जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजादी के बाद सिनेला लीडर्स ने अपनी मेजॉरिटी का पूरा फायदा उठाया। ऐसे कदम उठाए जिससे सिर्फ उन्हें ही फायदा हो। जैसे 1956 में एक कानून बना दिया जिससे सिन्हेला को इकलौती, दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, तमिल को बिल्कुल इग्नोर करके। यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हेलास को प्रेफरेंस मिलने लगी। और नए कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये भी कह दिया कि स्टेट बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और बढ़ावा देगा। इसका नतीजा क्या हुआ होगा? श्रीलंकन तमिल्स को लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। उन्हें फील हुआ कि उनकी कल्चर, उनकी लैंग्वेज, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और उन्हें पॉलिटिकल राइट से भी दूर रखा जा रहा है। एक अजीब सा एलियनेशन आ गया। धीरे धीरे ये नफरत और डिस्ट्रस्ट, ये आग इतनी बढ़ गई कि इसने देश में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध का रूप ले लिया। इस भयानक लड़ाई में हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा, और देश की इकोनॉमी और सोशल फैब्रिक पूरी तरह बर्बाद हो गए। तो ये थी श्रीलंका की कहानी। अब देखते हैं बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई। उन्होंने श्रीलंका से बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट रास्ता चुना। बेल्जियम के लीडर्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 से 1993 के बीच एक दो बार नहीं, 4 बार बदला, ताकि सबके लिए एक सही अरेंजमेंट बनाया जा सके। इस ब्रिलियंट मॉडल को हम अकोमोडेशन कहते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया? पहला, उन्होंने ये इंश्योर किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल होगी, बिल्कुल बराबर। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स को काफी पावर्स दी। तीसरा, ब्रसल्स के लिए जहां सिचुएशन अलग थी, एक अलग गवर्नमेंट बनाए गए जिसमें दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। और चौथा, एक तीसरी तरह की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जो कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज जैसे इश्यूज को देखेगी। कितना सोचा उन्होंने। हाँ, मानते हैं ये मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन इसका रिजल्ट देखो। देश टूटने से बच गया, लोगों के बीच झगड़े नहीं हुए, शांति बनी रही। और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के कारण ही ब्रसल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स चुना गया। व्हाट अ सक्सेस!
तो अब तक की कहानी से हम उस पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? Why is it so desirable? तो हमने दो अलग अलग रास्ते देखे, बिल्कुल क्लियर। एक तरफ है बेल्जियम का अकोमोडेशन, जहां सबको रिस्पेक्ट मिली, पावर शेयर की गई और रिजल्ट क्या निकला? यूनिटी एंड पीस। दूसरी तरफ है श्रीलंका का मेजॉरिटेरियनिज्म, जहां पावर शेयर नहीं की गई और रिजल्ट सिविल वॉर एंड डिवीजन। अब आप ही बताओ, साफ है ना कि पावर शेयरिंग ही बेहतर रास्ता है। ओके, तो आपकी बुक के हिसाब से पावर शेयरिंग के डिजायरेबल होने के पीछे दो सेट्स ऑफ रीजंस हैं। और सुनो, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो फोकस। चलो इनको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, यानी युक्ति परक कारण। ये एक प्रैक्टिकल रीजन है। इसका मतलब है हम फायदे और नुकसान का हिसाब लगाकर एकदम समझदारी से फैसला लेते हैं। जैसे बेल्जियम ने प्रैक्टिकल सोचा कि पावर शेयरिंग से सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम होगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। स्मार्ट चॉइस। दूसरा है मॉरल रीजन, यानी नैतिक कारण। ये कहता है कि पावर शेयरिंग तो डेमोक्रेसी की आत्मा है। इट्स द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों का हक है कि उनसे पूछा जाए कि उन पर शासन कैसे किया जाएगा। बेल्जियम ने मॉरली भी सही काम किया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, एक रीजन प्रैक्टिकल है, दूसरा वैल्यू बेस्ड है। चलो अब जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ एकदम याद रहे। हमने सीखा कि डाइवर्सिटी को मैनेज किया जा सकता है। मेजॉरिटेरियनिज्म देश की यूनिटी के लिए खतरा है। बेल्जियम ने यूनिटी का रास्ता दिखाया, जबकि श्रीलंका एक वार्निंग बन गया। और आखिर में पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल यानी प्रैक्टिकल और मॉरल यानी वैल्यू बेस्ड दोनों रीजन से जरूरी है। तो आखिरी सवाल आपके लिए, जरा सोचो, स्कूल में जो क्लास मॉनिटर हर महीने बदलता है, क्या ये भी एक टाइप का पावर शेयरिंग है? इसके बारे में सोचना जरूर और अपने दोस्तों से डिस्कस करना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। तो पॉलिटिकल साइंस का एक और सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने के लिए रेडी होना। आज हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म यानी कि संघवाद की। पिछले चैप्टर में हमने पावर शेयरिंग समझा था और ये समझ लो उसी का लेवल अप वर्जन है। तो चलो सीधा जंप करते हैं। अच्छा, आपको पिछला चैप्टर तो याद ही होगा, है ना? हमने दो देशों की कहानी देखी थी, बेल्जियम और श्रीलंका। हमने देखा कि कैसे बेल्जियम में सब शांति से रहने लगे, पर श्रीलंका में तो सिविल वॉर तक की नौबत आ गई। कभी सोचा है आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब दोनों ही छोटे देश हैं, दोनों में ही काफी डाइवर्सिटी है, तो फिर इतने बड़ा फर्क कैसे आ गया? तो दोस्तों, इसका पूरा जवाब छिपा है एक लफ्ज में, पावर शेयरिंग। देखो, बेल्जियम ने समझदारी दिखाई। उन्होंने पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर रीजनल गवर्नमेंट्स में आराम से बांट दिया। बेसिकली उन्होंने फेडरलिज्म का रास्ता चुना। जबकि श्रीलंका में क्या हुआ? सारी की सारी पावर एक ही नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में रह गई, जिसे हम कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। देखा आपने, एक सिंपल डिसीजन, एक ने देश को जोड़ दिया और दूसरे ने तोड़ दिया। तो भाई आखिर ये फेडरलिज्म है क्या चीज? बहुत सिंपल शब्दों में ये गवर्नेंस यानी देश चलाने का एक टीम बेस्ड अप्रोच है। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर सिर्फ एक सेंट्रल अथॉरिटी मतलब दिल्ली में बैठी सरकार के पास ना होकर उसके और देश के अलग अलग यूनिट्स जैसे कि हमारे स्टेट्स के बीच में डिवाइड की जाती है। तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर देश चलाते हैं। चलिए अब इसका डिफरेंस ठीक से समझते हैं, फेडरल और यूनिटरी सिस्टम का। देखो, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। फेडरल सिस्टम में कम से कम दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते ही हैं, एक सेंटर और दूसरा स्टेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होती, मतलब उसकी जूनियर या गुलाम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को जबरदस्ती ऑर्डर नहीं दे सकती। स्टेट के पास अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में या तो एक ही लेवल होता है, या फिर अगर स्टेट्स हैं भी तो वो सेंटर के नीचे काम करती हैं। उन्हें सेंटर के ऑर्डर्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझ लो, ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र। इसका बिल्कुल सिंपल मतलब है सबका अपना अपना काम और अपना अपना इलाका। कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारे संविधान में साफ साफ लिखा होता है कि कौन सी गवर्नमेंट किन विषयों पर कानून बना सकती है या टैक्स लगा सकती है। ये उनका ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है। समझ गए? अच्छा, तो एक सवाल आता है, क्या सारी फेडरेशंस मतलब जितने भी फेडरल देश हैं, क्या वो सब एक ही तरह से बनते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फेडरलिज्म तक पहुंचने के बेसिकली दो मेन रास्ते हैं, दो राउट्स हैं। चलो देखते हैं ये कौन से हैं। ये दो राउट्स हैं। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। देखो, नाम से ही थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा। चलो अब इनको ना एक एक करके डिटेल में समझते हैं।
पहले बात करते हैं कमिंग टुगेदर की। इसमें क्या होता है कि कई इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद छोटे छोटे स्टेट्स आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए और साथ मिलकर प्रोग्रेस करने के लिए। और इसकी खास बात यह है कि इसमें सभी स्टेट्स की पावर लगभग बराबर होती है और वो सेंटर जितने ही पावरफुल होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अलग अलग दोस्त मिलकर एक स्ट्रांग टीम बनाते हैं जहां सबकी वैल्यू एकदम बराबर होती है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ सीन थोड़ा उल्टा है। यहाँ एक बहुत बड़ा देश अपनी इंटरनल डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए खुद अपनी पावर को स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट में डिवाइड कर देता है। यहाँ पर आमतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है और कभी-कभी कुछ खास स्टेट्स को थोड़ी स्पेशल पावर्स भी दी जाती हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। इसका एग्जाम्पल सोचो, बिल्कुल एक बड़े परिवार की तरह जहाँ घर को ठीक से चलाने के लिए सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं, लेकिन आखिरी फैसला अक्सर घर के मुखिया का होता है। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हमारा अपना देश इंडिया। स्पेन और बेल्जियम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये सिस्टम कितना कॉमन है, जरा इस मैप को देखिए। शायद आपको लगे कि दुनिया के 193 देशों में से सिर्फ 25 देशों में फेडरल सिस्टम है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन इन्हीं 25 देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है। इससे क्या पता चलता है? इससे साफ पता चलता है कि ज्यादातर बड़े और डाइवर्स देश फेडरलिज्म को ही अपनाते हैं ताकि देश एक साथ जुड़कर रह सके। और देखो, उस रेड एरिया में हमारा इंडिया भी चमक रहा है। तो चलिए अब सारी बातें छोड़कर सीधा अपने देश की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे रेलेवेंट एग्जाम्पल तो इंडिया ही है, राइट? आखिर व्हाट इज इट दैट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसको नोट करना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इंस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन भले ही शब्द अलग हों, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो आत्मा है, वो पूरी तरह से फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है। और कौन से टाइप का फेडरलिज्म? हाँ, बिल्कुल सही सोचा, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इस मैप को देखो, कितने सारे स्टेट्स, कितनी सारी लैंग्वेजेस, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी को एक साथ लेकर चलना, सबको अकोमोडेट करना, ये होल्डिंग टुगेदर मॉडल से ही पॉसिबल हो पाया है। फेडरलिज्म ने ही हमें इतनी विभिन्नता के बावजूद एक रखा है। हाँ, चैलेंजेस हमेशा रहते हैं और सेंटर स्टेट के बीच पावर बैलेंस को लेकर डिबेट्स भी चलती रहती हैं, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। तो सवाल उठता है कि इंडिया में ये पावर डिवीजन आखिर होता कैसे है? क्या ये बस कहने की बातें हैं? नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने इसका पूरा फूल प्रूफ इंतजाम किया है। उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पास को बिल्कुल क्लियर कट 3 लिस्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये टेबल स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझो। देखो, पहली है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर आती है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। इसमें स्टेट लेवल के सब्जेक्ट्स हैं जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर। इन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। और तीसरी और आखिरी है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। इसमें कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज। इन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। है ना सिंपल? चलिए, तो काफी कुछ पढ़ लिया हमने। अब वक्त है एक फटाफट सुपर क्विक रिवीजन का, ताकि जो भी हमने पढ़ा वो हमारे माइंड में एकदम लॉक हो जाए। रेडी हो? लेट्स गो। तो सबसे पहली बात, फेडरलिज्म का मतलब है सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का डिवीजन। सिंपल। इसका ठीक उल्टा है यूनिटरी सिस्टम, जहां सारी पावर सेंटर के पास होती है। फेडरेशंस बनाने के 2 रास्ते हैं, कमिंग टुगेदर जिसका एग्जाम्पल है यूएसए, और होल्डिंग टुगेदर जिसका एग्जाम्पल है अपना इंडिया। और इंडिया में ये पावर शेयरिंग का काम कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई 3 मैजिकल लिस्ट्स के थ्रू होता है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। आई होप सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है, लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, थोड़ा सोचना इस पर। अगर इंडिया इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी के साथ एक फेडरल देश ना होकर एक यूनिटरी देश होता, तो आज क्या होता? इस पर जरूर सोचना। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज पॉलिटिकल साइंस का एक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को आसान भाषा में फटाफट समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या पॉलिटिक्स में इन टॉपिक्स पर यानी इन सोशल डिफरेंसेस पर बात होनी भी चाहिए?
क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या बुरा? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस एंड फाइंड आउट। शुरू करते हैं जेंडर से, यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, और देखते हैं इसका पॉलिटिक्स से क्या कनेक्शन है। रिमेंबर, यहाँ हम बायोलॉजिकल डिफरेंस की नहीं, सोसाइटी के बनाए रूल्स की बात कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझो, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ये बायोलॉजी पर नहीं, बल्कि सोसाइटी के बनाए स्टेरियोटाइप्स पर बेस्ड है कि लेडीज घर का काम करेंगी और जेंट्स बाहर का काम, यानी पैसा कमाने का काम करेंगे। अब ये देखो, ये सरकारी डेटा है। ये कहता है कि औरतें ऑन एन एवरेज मर्दों से ज्यादा घंटे काम करती हैं, लेकिन उनका ज्यादातर काम अनपेड हाउसहोल्ड वर्क है, जिसे वैल्यू नहीं दी जाती, जिसकी कोई सैलरी नहीं मिलती। इस सिस्टम को हम पेट्रियार्कल या पितृ प्रधान सोसाइटी कहते हैं, जहाँ हर चीज मेल डोमिनेटेड होती है, मेन को ज्यादा पावर और वैल्यू दी जाती है, और इंडिया में ये आज भी एक रियलिटी है। इसका असर देखो, वुमेन्स लिटरेसी रेट सिर्फ 54% है, जबकि मर्दों का 76%। इसका मतलब लड़कियां हायर स्टडीज तक कम जाती हैं, और इस वजह से उनका पब्लिक लाइफ में यानी पॉलिटिक्स में रोल भी मिनिमल हो जाता है। सो इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए जो मूवमेंट्स हुए, उन्हें फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं। और फेमिनिस्ट कोई भी हो सकता है, मर्द या औरत, जो इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज में बिलीव करता है। सिंपल, राइट? ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं रिलीजन यानी धर्म पर, और देखते हैं ये पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस होता है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स हैं। गांधी जी का कहना था कि पॉलिटिक्स हमेशा रिलीजन से जुड़े एथिक्स और मॉरल वैल्यूज पर चलनी चाहिए। यहाँ उनका मतलब किसी एक धर्म से नहीं, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों से था। ये एक पॉजिटिव व्यू है। लेकिन जब रिलीजन का नेगेटिव यूज होता है, उससे कहते हैं कम्युनलिज्म। सोचो, जब धर्म देश से बड़ा हो जाए और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दे, ये बहुत डेंजरस है। और कम्युनलिज्म कई फॉर्म्स ले सकता है। ये दिमाग में सुपीरियर फील करने से शुरू होता है, फिर पॉलिटिक्स में दूसरों को दबाने तक जाता है, और कभी-कभी दंगों के रूप में भी दिखता है। ये डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी से जुड़ा एक टर्म है फैमिली लॉज। इंडिया में हर धर्म के लिए शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस जैसे मामलों पर अलग कानून है। कई वुमेन्स मूवमेंट्स ने मांग की है कि सभी धर्मों के फैमिली लॉज को बदलकर उन्हें वुमेन के लिए और इक्वल बनाया जाए। चलो, अब फाइनल टॉपिक पर आते हैं, जो इंडिया के लिए बहुत यूनिक है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ये थोड़ा ट्रिकी है, पर ध्यान से सुनो, सब क्लियर हो जाएगा। देखो, कास्ट सिस्टम दुनिया के बाकी सोशल डिवीजन से अलग है, क्योंकि यहाँ ऑक्यूपेशन यानी काम जनरेशन टू जनरेशन पास होता था, जन्म से ही फिक्स हो जाता था, और इसे धर्म और रिचुअल से जोड़ दिया गया था। अब इंडिया का कॉम्पोजिशन देखो, SC, ST और OBCs मिलाकर देश की पॉपुलेशन का लगभग 2/3 हिस्सा है। इतना बड़ा नंबर है। पॉलिटिक्स इस नंबर गेम को इग्नोर नहीं कर सकती, राइट? तो पॉलिटिक्स में कास्ट कैसे दिखती है? पार्टीज कैंडिडेट चुनते वक्त, वोट मांगते वक्त और सरकार बनाते वक्त कास्ट इक्वेशंस का पूरा ध्यान रखती हैं। बट इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि 1 पर्सन 1 वोट ने लोअर कास्ट को आवाज दी है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर हैं। एक तरफ इसने दलित्स और OBCs जैसे पिछड़े ग्रुप्स को आवाज दी, उन्हें पावर में हिस्सा दिलाया, तो दूसरी तरफ ये पॉवर्टी और करप्शन जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटका सकता है। चलो, अब जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लो। रेडी? तो हमने सीखा कि सोशल डिविजन्स का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता है, और ये हमेशा बुरा नहीं होता। ये डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए फायदेमंद हो सकता है, उन्हें आवाज दे सकता है। लेकिन कम्युनलिज्म या सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। बैलेंस इज की। एंड फाइनली एक सवाल आपके लिए, सोचिए, इन डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स से दूर रखना सोल्यूशन है, या इन पर ओपनली डिस्कस करना ही एक मजबूत, एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है? थिंक अबाउट इट। हे एवरीवन, कैसे हो सब? वेलकम। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। और शुरू करेंगे एक बहुत बड़े सवाल के साथ। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये हमारे लिए जरूरी हैं या बस एक मजबूरी? चलो पता लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्क्रीन पर देखो, ये R.K. लक्ष्मण का एक बहुत ही फेमस कार्टून है। इसमें आप देख सकते हो कि एक आम आदमी है और वो सोच रहा है कि इतने बुरे हालात में देश के सारे नेता आखिर कहाँ गायब हो गए, जबकि आयरनी ये है कि सारे नेता उसके सामने ही स्टेज पर मौजूद हैं। ये कार्टून बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि आम आदमी क्या सोचता है।
हम में से ज्यादातर लोग पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर हमेशा आलोचना ही करते हैं। देश में कुछ भी गलत हो जाए, सीधा ब्लेम किस पर जाता है? हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज पर, है ना? और ये बात एकदम सच है। पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा दिखने वाली यानी ए विजिबल इंस्टीट्यूशन होती है। आप देश के किसी भी दूर दराज गांव में चले जाओ, हो सकता है लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल्स ना पता हो, लेकिन उन्हें यह जरूर पता होगा कि कौन सी पार्टी है और उसका नेता कौन है। लेकिन पता है, यही विजिबिलिटी उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। पॉपुलर होने के बजाय लोग उन्हें ही हर प्रॉब्लम के लिए दोषी ठहरा देते हैं। तो इतनी सारी क्रिटिसिज्म से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी होती क्या चीज है। चलिए इसको ठीक से, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। इस सेक्शन में हम इसका मीनिंग और इसके 3 इंपॉर्टेंट हिस्से देखेंगे। रेडी? तो ये रही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बुक से। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ये लोगों का एक ग्रुप है जो एक साथ आते हैं। क्यों? ताकि वो इलेक्शंस लड़ सकें और इलेक्शन जीतकर सरकार में पावर हासिल कर सकें। सिंपल भाषा में, लोगों का एक झुंड जिनका एक ही मकसद है, इलेक्शन लड़ो, जीतो और सरकार बनाओ। तो साफ है कि उनका सबसे बड़ा गोल पावर में आना ही है। अब हर पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन हिस्से होते हैं, यानी 3 कंपोनेंट्स। और इसको याद रखने का एक सुपर इजी तरीका बताऊं? बस इसे एक क्रिकेट टीम की तरह इमेजिन करो। हाँ, एक क्रिकेट टीम। देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले आते हैं द लीडर्स यानी नेताज। ये कौन है? ये हैं टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन, जो सारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। फिर आते हैं एक्टिव मेंबर्स यानी सक्रिय सदस्य। ये हैं टीम के बाकी प्लेयर्स, जो ग्राउंड पर असली काम करते हैं, पार्टी के लिए भागदौड़ करते हैं। और तीसरे नंबर पर हैं द फॉलोअर्स यानी अनुयायी। ये हैं हम जैसे सपोर्टर्स, जो स्टेडियम में बैठकर टीम को चीयर करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी पर भरोसा करते हैं। इजी है ना? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स, कैप्टन, प्लेयर्स, सपोर्टर्स। अभी हमने फॉलोअर्स की बात की, तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड समझना बहुत जरूरी है, और वो वर्ड है पार्टिजन। पार्टिजन का मतलब होता है पक्षपाती। ये वो इंसान होता है जो किसी एक पार्टी से इतना ज्यादा जुड़ जाता है कि वो किसी भी इशू पर एक न्यूट्रल या बैलेंस्ड व्यू ले ही नहीं पाता। उसके लिए उसकी पार्टी ही हमेशा सही होती है। अक्सर जो बहुत हार्डकोर फॉलोअर्स होते हैं ना, वो पार्टिजन हो जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि पार्टी क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अब असली सवाल, ये पार्टीज आखिर करती क्या हैं? इनका काम क्या है? व्हाट्स देयर जॉब? लेट्स फाइंड आउट देयर की फंक्शंस। उनका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है इलेक्शंस लड़ना। ये तस्वीर देखो, इलेक्शंस के टाइम पे दीवारों पर ऐसे पार्टी सिंबल्स पेंट करना कितना कॉमन है ना? तो पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को चुनती हैं और फिर उन्हें इलेक्शन जीतने में पूरी मदद करती हैं। ये उनका सबसे बेसिक काम है। दूसरा बड़ा काम है देश के लिए कानून बनाना, यानी लॉ मेकिंग। अब टेक्निकली आप कहोगे कि कानून तो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट बनाती है। बिल्कुल सही, लेकिन लेजिस्लेचर में ज्यादातर मेंबर्स कौन होते हैं? वो किसी न किसी पार्टी से ही तो होते हैं। इसलिए देश में क्या कानून बनेगा या बदलेगा, इसमें पार्टीज का रोल बहुत ही डिसाइसिव, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इलेक्शन लड़ लिया, जीत भी गए। अब क्या? अब आते हैं तीसरे काम पर, सरकार बनाना और उसको चलाना। जो पार्टी मेजॉरिटी से जीतती है वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है। फिर ये पार्टी अपने नेताओं को अलग अलग मिनिस्ट्रीज देती है, उन्हें मिनिस्टर्स बनाती है, उन्हें ट्रेन करती है और फिर अपने प्रोमिसेस और पॉलिसीज को देश में लागू करती है। लेकिन सिर्फ जीतने वाली पार्टी का ही काम नहीं होता। डेमोक्रेसी में हारने वाली पार्टी का भी एक बहुत ज़रूरी रोल है, और यही उनका चौथा फंक्शन है। देखो, जीतने वाली पार्टी को हम कहते हैं रूलिंग पार्टी, जो सरकार चलाती है, और जो पार्टी हार जाती है वो ऑपोजिशन या विपक्ष का रोल निभाती है। और उनका काम क्या है? उनका काम है सरकार की गलत पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करना, सवाल उठाना और उन पर हमेशा नज़र रखना। ये बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि रूलिंग पार्टी मनमानी ना कर सके। तो अब हमने पार्टीज़ के इतने सारे काम देख लिए, इलेक्शन लड़ना, कानून बनाना, सरकार चलाना, ऑपोजिशन का रोल, काफ़ी कुछ करते हैं ये। तो अब हम वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं। इतनी क्रिटिसिज्म के बावजूद आखिर इनकी ज़रूरत ही क्यों है? Why do we even need them? इस सवाल का जवाब समझने के लिए चलो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा इमेजिन करो एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, बिल्कुल पार्टीलेस डेमोक्रेसी। सोचो क्या होगा। सोचो, अगर कोई पार्टी ना हो तो हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय होगा। हर कोई सिर्फ अपने छोटे से एरिया के बारे में सोचेगा। कोई भी कैंडिडेट अकेले पूरे देश के लिए बड़े बड़े प्रोमिसेस जैसे इकोनॉमी ठीक करना या फॉरेन पॉलिसी बनाना ये सब कर ही नहीं पाएगा। सरकार अगर बन भी गई तो वो बहुत अनस्टेबल होगी, आज बनी कल गिर गई। और सबसे बड़ी बात, देश कैसे चल रहा है इसके लिए कोई एक अकाउंटेबल नहीं होगा। आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे?
पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। और इसीलिए हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ये लाइन याद रखना, पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। मतलब ये डेमोक्रेसी के लिए एक जरूरी शर्त है। उनमें लाख बुराइयां हो सकती हैं, बहुत फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन उनके बिना एक बड़ी मॉडर्न डेमोक्रेसी आखिर चल ही नहीं सकती। ओके, आई होप यहां तक सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब चलो एग्जाम के लिए फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो और टॉप मार्क्स स्कोर कर सको। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स डू अ क्विक रीकैप। पहला, पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग, लोगों का ग्रुप जो इलेक्शंस लड़कर पावर में आना चाहता है, सिंपल। दूसरा, इसके 3 कॉम्पोनेंट्स, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। याद है ना हमारी क्रिकेट टीम वाली एनालॉजी? बिल्कुल। तीसरा, इनके 4 मेन काम, इलेक्शंस लड़ना, कानून बनाना, सरकार बनाना और ऑपोजिशन का रोल प्ले करना। और आखिर में इनकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये देश को स्टेबिलिटी, एक पॉलिसी डायरेक्शन और सबसे ज़रूरी अकाउंटेबिलिटी देते हैं। ये पॉइंट्स बिल्कुल आसान है, राइट? तो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनर। जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस पूरी डिस्कशन के बाद अब आपको क्या लगता है, क्या एक मॉडर्न डेमोक्रेसी सच में रियली पॉलिटिकल पार्टीज के बिना चल सकती है? इस पर सोचना जरूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। थैंक यू एंड टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चलिए आज पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ते हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी आसान भाषा में आज हम डेमोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड बनाने वाले हैं। देखेंगे कि जिन उम्मीदों से हमने इसे चुना था, डेमोक्रेसी उन पर खरा उतरी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं डेमोक्रेसी का एग्जाम और देखते हैं स्कोर क्या बनता है, पास या फेल। तो सबसे पहले एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचिए, जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी तो हमें अपने गवर्नमेंट से क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? अच्छी सड़कें, जॉब्स, इक्वालिटी, फ्रीडम? बस यही सवाल, यही एक्सपेक्टेशंस इस पूरे चैप्टर की जान है। अच्छा, आपको क्लास 9th की वो मैडम लिंगदो की क्लास याद है? हमने पढ़ा था ना कि डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप या मोनर्की से बेटर क्यों है? क्योंकि वो हमसे 5 बड़े वादे करती है कि वो इक्वालिटी लाएगी, सबकी डिग्निटी यानी इज्जत बढ़ाएगी, डिसीजंस बेहतर तरीके से लेगी, झगड़े सुलझाएगी और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, गलतियां सुधारने का मौका देगी। तो बस समझ लीजिए यही वो 5 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आज डेमोक्रेसी का टेस्ट होने वाला है। और ये रहा हमारा एग्जाम पेपर, यानी आज का सिलेबस। हम इन 5 टॉपिक्स पर डेमोक्रेसी को परखेंगे, देखेंगे कि सरकार कितनी जिम्मेदार है, इकोनॉमिक ग्रोथ का सच क्या है, सोशल डाइवर्सिटी को कैसे संभालती है और आखिर में फ्रीडम और डिग्निटी पर क्या स्कोर करती है। रेडी हैं? चलिए पहला पेपर चेक करते हैं। ओके, तो पहला सब्जेक्ट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हमारी सबसे पहली उम्मीद क्या होती है? यही कि वो अकाउंटेबल हो, यानी जनता को जवाब दे, रिस्पॉन्सिव हो, यानी लोगों की ज़रूरतों को समझें, और लेजिटिमेट हो, यानी जायज़ हो, जिसे लोगों ने खुद चुना हो। अब एक शिकायत हमेशा सुनने को मिलती है कि डेमोक्रेसी में काम बहुत धीरे होता है, फैसले लेने में बहुत टाइम लगता है। और हाँ, ये सच भी है, एक डिक्टेटर तो 1 मिनट में फैसला ले लेगा। लेकिन इसको ना एक स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह सोचो। अगर एक ही स्टूडेंट सारे डिसीजन ले ले तो प्रोजेक्ट जल्दी बन जाएगा, पर शायद बाकी टीम मेंबर्स को पसंद ना आए। वहीं अगर सब लोग मिलकर बहस करके डिलिबरेशन और नेगोशिएशन से फैसला लेंगे तो टाइम तो लगेगा, पर वो फैसला सबका होगा। इसलिए याद रखो, डेमोक्रेसी में लगा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट है। और इसी डिस्कशन वाले प्रोसेस का एक सुपर पावर है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। इसका मतलब क्या है? सिंपल, ये आपका और मेरा हक है कि हम गवर्नमेंट से पूछ सकें कि भाई ये डिसीजन आखिर लिया कैसे, क्या सारे रूल्स फॉलो हुए। ये पावर, ये हक आपको किसी भी डिक्टेटरशिप में नो वे कभी नहीं मिलेगा। तो चलो इस सब्जेक्ट में नंबर देते हैं। रिकॉर्ड थोड़ा मिक्स्ड है। इलेक्शंस करवाने में, पब्लिक डिबेट का माहौल बनाने में डेमोक्रेसीज ठीक ठाक काम करती हैं, लेकिन जब बात आती है इन्फॉर्मेशन शेयर करने की या करप्शन को रोकने की, तो रिकॉर्ड थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन सब कमियों के बावजूद भी वो किसी भी डिक्टेटरशिप से लाख गुना बेहतर हैं। और अब आते हैं इस सब्जेक्ट के सबसे बड़े पास मार्क पर, लेजिटिमेसी, जायज़ सरकार। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल, ये लोगों की अपनी सरकार है जिसे उन्होंने खुद वोट देकर चुना है। देखो, डेमोक्रेसी में 1000 कमियां हो सकती हैं, वो स्लो हो सकती है, इनएफिशिएंट हो सकती है, पर उसके पास एक चीज़ है जो किसी डिक्टेटर के पास नहीं हो सकती, लोगों का सपोर्ट।
ये कार्टून इस बात को कितने बढ़िया से समझाता है। देखिए, नेताजी डेमोक्रेसी का भारी बोझ उठाकर चल रहे हैं और उनके ऊपर आम आदमी आराम से बैठा है। भले यह सिस्टम स्लो है, परफेक्ट नहीं है, पर वो आम आदमी खुश है। पता है क्यों? क्योंकि ये उसकी अपनी सरकार है और इसी एक वजह से पूरी दुनिया में लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, भले ही उसकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो। चलो अब आते हैं सब्जेक्ट नंबर 2 पर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सवाल तो आपने भी जरूर सुना होगा कि क्या डेमोक्रेसी में देश की तरक्की ज्यादा तेजी से होती है? क्या डेमोक्रेसी डेवलपमेंट की गारंटी है? आइए डेटा से पूछते हैं। पर डेटा से पहले जरा इस कार्टून को देखिए। ये दिखा रहा है कि ग्रोथ का केक तो बड़ा हो रहा है, पर उसके सारे बड़े टुकड़े कुछ अमीर लोगों को ही मिल रहे हैं। अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब शायद पीछे छूट रहा है। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। अब इस डेटा को देखिए और शायद आप थोड़ा सरप्राइज्ड होंगे। अगर हम 1950 से 2000 तक का रिकॉर्ड देखें तो डिक्टेटरशिप्स की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी 4.42%, जबकि डेमोक्रेसीज की थी 3.95%। हाँ, आपने सही सुना, डिक्टेटरशिप्स थोड़ी सी आगे थीं। तो इस सब्जेक्ट का क्या वर्डिक्ट दे? क्या डेमोक्रेसी को फेल कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? एक, ये डिफरेंस बहुत ही मामूली सा है, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ उसके गवर्नमेंट पर नहीं, बल्कि उसकी पॉपुलेशन, ग्लोबल सिचुएशन, पड़ोसी देशों से संबंध जैसे बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि डेमोक्रेसी विकास की गारंटी नहीं देती, पर वो इस रेस में डिक्टेटरशिप से पीछे भी नहीं है। ओके, अब चलते हैं तीसरे सब्जेक्ट पर। चलो मान लिया ग्रोथ हो रही है, पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उस ग्रोथ का फायदा किसे मिल रहा है? क्या देश में गरीबी कम हो रही है? क्या अमीर और गरीब के बीच की खाई यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो रही है? ये डेमोक्रेसी के लिए एक एसिड टेस्ट है। अब ये टेबल देखिए, आपको असली कहानी समझ आ जाएगी। साउथ अफ्रीका को देखिए, देश के टॉप 20% अमीर लोग देश के लगभग 65% इनकम अपने पास रखते हैं और नीचे के 20% गरीब लोगों के हिस्से में सिर्फ 2.9% आता है। कैन यू इमेजिन द गैप? वहीं डेनमार्क जैसी कंट्री में ये गैप काफ़ी कम है। इससे साफ है कि डेमोक्रेसीज में भी ज़मीन आसमान की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो सकती है। और नंबर से ज़्यादा ये कार्टून असल दर्द दिखाता है। एक बच्चा है जो भूख, स्कूल, हेल्थ, घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गया है। रियल लाइफ में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ऐसी ही दिखती है। और सच्चाई ये है कि डेमोक्रेसीज इस इनइक्वालिटी को कम करने में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। तो इस सब्जेक्ट में स्कोर है नीड्स इम्प्रूवमेंट। चौथा सब्जेक्ट, सोशल डाइवर्सिटी को संभालना। और इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो ये सबसे बड़ा टेस्ट है ना? इतने अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, कल्चर के लोग, इन सबको एक साथ शांति से रखना, ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ लोग गले मिल रहे हैं, हार्मनी है, और दूसरी तरफ एक दूसरे के दुश्मन बने खड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में दोनों चीजें हो सकती हैं, पर डेमोक्रेसी का जादू ये है कि वो इन डिफरेंसेस पर बातचीत करने का, इन्हें नेगोशिएट करने का एक रास्ता देती है, ताकि झगड़े सोशल डिवीजन और दंगों में ना बदल जाएं। लेकिन इस सफलता के 2 गोल्डन रूल्स हैं। ध्यान से सुनिए। पहला, मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी का ध्यान रखना होगा, उनके साथ मिलकर काम करना होगा। और दूसरा, मेजॉरिटी रूल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अब मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी किसी एक धर्म या भाषा के लोगों का राज चलेगा। याद है ना श्रीलंका में क्या हुआ था? जब इन रूल्स को तोड़ा गया तो देश सिविल वॉर में फंस गया। तो ये 2 नियम बहुत बहुत जरूरी हैं। और अब आखिरी सब्जेक्ट, और मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, यानी देश के हर नागरिक की इज्जत और उसकी आज़ादी। और इस मामले में दोस्तों, डेमोक्रेसी बाकी सभी गवर्नमेंट से बहुत बहुत आगे है। ये कोट इसकी पूरी कहानी कहता है, सम्मान और आज़ादी पाने की चाहत ही लोकतंत्र का आधार है। सोचो, हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, वो अपनी इज्जत चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। और यही फीलिंग, यही पैशन डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। डेमोक्रेसी प्रिंसिपल में कागज पर हर सिटीजन को इक्वल मानती है, और इससे सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होता है जिनकी डिग्निटी सदियों से कुचली जा रही थी। जैसे महिलाओं को ही देख लीजिए, दुनिया की ज्यादातर सोसाइटीज मेल डोमिनेटेड थीं। औरतों ने इक्वल राइट्स और रिस्पेक्ट के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और डेमोक्रेसी ने उन्हें इस लड़ाई के लिए आवाज, प्लेटफॉर्म और अधिकार दिए हैं। तो चलिए, फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार है, देखते हैं क्या स्कोर बना। लेजिटिमेसी यानी अपनी सरकार होने में बिल्कुल पास, इकोनॉमिक ग्रोथ में
एवरेज, इनइक्वालिटी कम करने में यहाँ तो नीड्स इम्प्रूवमेंट, सोशल हार्मनी में पास लेकिन शर्तों के साथ, और आखिरी डिग्निटी एंड फ्रीडम में यहाँ डेमोक्रेसी को मिलता है डिस्टिंक्शन। तो ओवरऑल एक मिक्स्ड पर फिर भी एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड है। तो इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? यही कि डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सी कमियां हैं। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद जब हम उसकी तुलना किसी भी दूसरे ऑप्शन जैसे डिक्टेटरशिप से करते हैं तो डेमोक्रेसी हमेशा बेहतर ही निकलती है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, पर क्या हमारे पास इससे बेहतर कोई विकल्प है? इस पर सोचना जरूर। कीप लर्निंग और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।